हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी क्लास 9 पॉलिटी, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। बुक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1। ये सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान का कोर्स है, क्लास 9th का। इसको हम कवर कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है चुनावी राजनीति। और इस वीडियो की आपको अगर पीपीटी चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वेबसाइट है www.studentclassesprayagraj.com। और इसके अलावा हम जो भी वीडियो पढ़ाते हैं उसके साथ एक्सरसाइज भी देते हैं, टॉपिक्स उसको प्रैक्टिस करने के लिए। तो वो भी हम वेबसाइट में ही देते हैं, इसी वेबसाइट में। और उसका हम जो प्रैक्टिस सेट है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप वहाँ पर भी जाकर उसे फाइंड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है चुनावी राजनीति। तो सबसे पहले जानते हैं कि चुनाव की ज़रूरत क्यों है। क्यों ज़रूरत है किसी भी लोकतंत्र में चुनाव की। आपने देखा होगा हर 5 साल में लोकसभा के चुनाव होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी चुनाव होते हैं। तो ये चुनाव क्यों होते हैं, इनकी ज़रूरत ही क्यों है आखिर लोकतंत्र में। तो किसी भी बड़े समुदाय के लिए साथ में मिलजुल कर फैसला कर पाना संभव नहीं होता, और ना ही ये संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र में लोग आपस में मिलजुल कर फैसला करते हैं, यही लोकतंत्र है, जहाँ पर डिस्कशन के थ्रू फैसले होते हैं। लेकिन जब एक नेशनल लेवल की बात की जाती है तो इतने ज़्यादा लोग होते हैं कि उनका आपस में मिलजुल कर फैसला कर पाना संभव नहीं होता है। आप सोचिए 125 130 करोड़ लोग आपस में मिलजुल कर कैसे फैसला कर पाएंगे। तो वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं संसद में, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके जो प्रतिनिधि होते हैं, वो भारत के लोगों के बिहाफ में डिस्कशन करते हैं और फैसला लेते हैं। तो इसलिए चुनाव की ज़रूरत होती है कि किस तरीके से भारत के लोग अपने प्रतिनिधियों को चुने और उसके बाद उन्हें वो अपने बिहाफ में फैसला करने के लिए एम्पावर करें। तो इसलिए चुनाव की ज़रूरत होती है। चुनाव की ज़रूरत इसलिए है ताकि लोग अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिनिधि लोगों की पसंद के हों, और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकें। इसके लिए ही चुनाव होते हैं। चुनाव इसलिए होते हैं कि लोग अपने पसंद के प्रतिनिधि चुन सकें, और अगर उनको प्रतिनिधि पसंद ना आ रहे हों तो वो उनको बदल भी सकें टाइम टू टाइम। इसलिए ही चुनाव की ज़रूरत होती है, इलेक्शन की ज़रूरत होती है। अब चुनाव जो हो रहे हैं उनको लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है। हर चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होता। चाइना में भी चुनाव होते हैं लेकिन वो लोकतांत्रिक नहीं होते हैं। तो लोकतांत्रिक पैमाने पे जो लोकतांत्रिक स्टैंडर्ड्स हैं उसमें चुनाव खरे उतर रहे हैं कि नहीं, उसको मानने के आधार क्या हैं। तो कुछ आधार ये हैं कि जैसे हर किसी को मताधिकार हो, और हर किसी के पास का जो मत हो वो समान मोल हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे जितना बड़ा एजुकेटेड हो चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, सभी के मत की वैल्यू जो हो वो समान हो। इंडिया में ऐसा ही है। इंडिया में सभी की वोट की वैल्यू एक है, बराबर है। चुनाव में विकल्प उपलब्ध हों, पार्टी और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो, और वो मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। जब आप चुनाव करने जब आप वोट डालने जाए तो आपके पास ऑप्शंस हो, आप कई लोगों को वोट करने के लिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही व्यक्ति खड़ा हो तो आपके पास ऑप्शन कैसा रहा वोट करने के लिए। तो लोगों के पास विकल्प उपलब्ध हों, तब माना जा सकता है कि जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक है। चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहेगा। नए चुनाव कुछ वर्षों में ज़रूर कराया जाना चाहिए। तो एक टाइम टू टाइम नए चुनाव होने चाहिए ताकि लोगों को अपनी पसंद का फिर से री इवैल्यूएशन करने का मौका मिले। लोग जिसे चाहें चुनाव वास्तव में उसी का होना चाहिए। तो इलेक्शंस फेयर होने चाहिए। लोग जिसको वोट कर रहे हैं वही वास्तव में इलेक्ट होना चाहिए। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा के व्यक्ति का ही चुनाव कर सके। वही बात कि फेयर होने चाहिए, निष्पक्ष ढंग से होने चाहिए, और बहुत ही स्वतंत्र ढंग से होने चाहिए ताकि लोग जिसको चुनना चाहते हैं वही वास्तव में उसी व्यक्ति का चुनाव हो। अब हमने जितना भी आपने अगर महसूस किया हो, तो इलेक्शन के टाइम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है, जिसे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कहते हैं। क्या है, अच्छी चीज़ है।
तो इस व्यवस्था में लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिलता रहता है और ऐसा ना करने वालों को दंड मिलता है। तो जो व्यवस्था है, तो जो राजनेता लोगों की सेवा करता रहेगा, अगले बार लोग उसी को चुनेंगे। और ऐसा जो नहीं करता है, लोग उसे दंड देता है अगली बार उसका चुनाव ना करके। तो ये जो व्यवस्था है, उसमें जो पॉलिटिशियंस होता है उनका इवैल्यूएशन उनके काम के बेसिस पर हो जाता है, क्योंकि वो एक बार चुन गए तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा जिंदगी भर उस पोस्ट में रहेंगे। उन्हें 5 साल बाद अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर फिर से जनता के बीच जाना होगा। इस तरीके से यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है, तो मजबूरन उसे जनता की सेवा करनी होगी। तो आपका इंटेंशन कुछ भी हो, आप किसी भी इंटेंशन के तहत आप पॉलिटिक्स में आए हों, आपकी मान लो मंशा ये भी हो कि आपको अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाना हो, लेकिन फिर भी आप अपना कैरियर तभी बना पाएंगे जब आप लोगों की सेवा करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कैरियर का जो पैमाना है, सक्सेस का पैमाना है, वो ये है कि आप कितना बेटर बेटर अपने लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, और उसी बेसिस पर आपको लोगों ने चुना है और नेक्स्ट टाइम भी चुनेंगे। तो ये मतलब है इसका। चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, तो हमारे देश में चुनाव का मेथड क्या है, प्रणाली क्या है। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं। तो जो लोकसभा है और विधानसभा है, लोकसभा मतलब जो सेंट्रल असेंबली, और विधानसभा जो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, वो उनके लिए चुनाव हर 5 साल में होते हैं। और 5 साल बाद जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके कार्यकाल समाप्त हो जाता है, और फिर ये लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती हैं। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं, जनरल इलेक्शन कहते हैं। सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है, इसे उपचुनाव कहते हैं। तो उपचुनाव क्या होता है, अगर कोई पर्टिकुलर किसी जगह पर किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है या इस्तीफा उसने दे दिया, तो वो सीट खाली हो जाती है, और फिर वहां पर जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है, इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। तो जो चुनाव के उद्देश्य, अगर इलेक्शन कराना है तो उस उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है, इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, या कंस्टिट्यूएंसी भी आप बोल सकते हैं। जैसे आप जिस जगह रह रहे हो, तो आपको पता होगा कि आपकी कंस्टिट्यूएंसी में कुछ लोग खड़े होते हैं, फिर आप उन्हीं के लिए वोट करते हैं। तो आपकी जो कंस्टिट्यूएंसी है, वो देश में निर्वाचन के उद्देश्य से बांटी गई एक छोटी यूनिट है। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। तो आप जिस भी कंस्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र में रह रहे हैं, तो आप उस क्षेत्र के लिए एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। वो प्रतिनिधि फिर आपको नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट करता है। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, 543 कंस्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। तो पूरे देश को अगर आप माने इंडिया में, तो 543 छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया है इलेक्शन के को और बेहतर फिजिबल तरीके से कराने के लिए। अब ये 543 क्षेत्रों में लोग अपने उस क्षेत्र का प्रतिनिधि चुनते हैं, तो 543 लोगों को चुना जाता है। अब वो जो 543 लोग हैं, वो लोग भारत के लोगों के बिहाफ में फैसले करते हैं। इसे ही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं कि भारत के जो 130-125 करोड़ लोग हैं, वो आपस में मिलजुल कर फैसला नहीं करते हैं। वो अपने लिए एक प्रतिनिधि चुनते हैं, 543 लोग, और फिर ये 543 लोग संसद में जाकर लोगों के बिहाफ में फैसले करते हैं, डिस्कशन करते हैं। हर क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव की एक विशेषता है कि हर वोट का बराबर मूल्य, इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक समान हो। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में चुनाव की व्यवस्था एक विशेषता है कि हर वोट का बराबर मूल्य, हर वोट जो है वो बराबर है, इसलिए ये एक सिस्टम किया गया है कि जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं वहाँ पे मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर हो, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोग वो एक बराबर पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करें। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी अपनी विधानसभाओं की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। जैसे सेंट्रल लेवल पे सांसद होते हैं, वैसे स्टेट लेवल पे विधायक होते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। तो जो संसद का निर्वाचन क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है, उसमें स्टेट के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र कई सारे उसके अंदर ही आते हैं। इसी प्रकार पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में प्रत्येक पंचायत नगर पालिका को कई वार्डों में बांटा जाता है, जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। तो जो पंचायत और नगर पालिका के चुनाव होते हैं, तो उसमें जो पंचायत या नगर पालिका होती हैं उनको कई वार्डों में बांटा जाता है, और जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र के तौर पर काम करते हैं, हर वार्ड से एक मेंबर जाता है। आपके लोकेलिटी में अगर ये चुनाव हो तो आप इस चीज़ को समझते होंगे कि आपका वार्ड का रिप्रेजेंटेटिव कौन है। सभासद या इस तरीके के टर्म्स होते हैं जो यूज़ होते हैं, वो आपके वार्ड के रिप्रेजेंटेशन देते हैं, वो आपके वार्ड के प्रतिनिधि होते हैं। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है। जो सीट टर्म है वो निर्वाचन क्षेत्र का ही एक टर्म नाम है, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। अब आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की बात करते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची, ताकि इन वर्गों को भी लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व मिल सके। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, संविधान निर्माताओं ने, जो कमजोर वर्ग थे, ताकि उनको भी डिसीजन मेकिंग में एक रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व मिल सके, तो उनके लिए कुछ सीट्स, कुछ निर्वाचन क्षेत्र रिजर्व कर दिए गए कि इन क्षेत्रों से सिर्फ इसी वर्ग के लोग ही चुनकर आ सकेंगे। तो इस तरीके से उनका जो रिप्रेजेंटेशन हो गया वो इंश्योर हो गया, वो सुनिश्चित हो गया। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके लिए आरक्षित हैं, तो कुछ क्षेत्र लोगों के लिए आरक्षित कर दिए गए। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। तो जो सीट्स, जो निर्वाचन क्षेत्र उनके लिए आरक्षित कर दिए गए हैं, उससे सिर्फ उसी वर्ग का, जैसे अनुसूचित जाति की अगर कोई आरक्षित सीट है, तो वहाँ से सिर्फ अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, और इसलिए वही सिर्फ चुनकर जाएगा। इसी तरह अनुसूचित जनजाति की अगर कोई सीट है तो वहाँ पर सिर्फ अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, और सिर्फ वही जीत सकता है। अभी लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। ये 26 जनवरी 2019 की स्थिति है। ये सीटें पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से के अनुपात में है, तो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उसी रेशियो में उनको सीट रिजर्व की गई है। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू किया गया है। तो छोटे लेवल पे जो चुनाव होते हैं, जैसे ग्रामीण में पंचायत के चुनाव, और शहर लेवल पे नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव, उसमें भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण हो गया है। पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। हर राज्य में इसका जो अनुपात है वो अलग अलग है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 सीट महिलाओं के लिए भी आरक्षित है। तो 1/3 सीट्स जो हैं ग्रामीण और शहरी निकाय स्थान जो हैं उनके लिए, 1/3 सीट्स वुमेन के लिए फिक्स हैं, आरक्षित हैं। अब मतदाता सूची क्या होती है? लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले की सूची से काफ़ी पहले, चुनाव से काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। मतदाता सूची मतलब जो भी वोट करने वाले लोग हैं, जो भी एलिजिबल लोग हैं जो वोट कर सकते हैं, उनकी जो सूची होती है उसे मतदाता सूची कहते हैं। अब सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब क्या है? भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। इसका मतलब है कि हर वयस्क को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर
एक मत का समान मोल होना चाहिए। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो हो, उसे मत देने का अधिकार है। तो 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी एडल्ट हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, वो वोट डालने का अधिकार रखते हैं, और सभी उन एडल्ट्स के वोट का जो वैल्यू होता है वो समान होता है। किसी भी बेसिस पर, उनकी जाति, उनकी धर्म, उनकी लिंग, इस बेसिस पर उनके वोट डालने का अधिकार डिसाइड नहीं होता है। हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है। ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताज़ा रखने के लिए किया जाता है, क्योंकि हर 5 साल बाद नए लोग 18 वर्ष की आयु को क्रॉस करके नए वोटर्स आएंगे, तो कुछ वोटर्स हट भी जाएंगे। तो जो 5 साल में वोटर लिस्ट होती है, उसको फिर से फ्रेश किया जाता है, ताकि एकदम अपडेटेड रहे। उम्मीदवारों का नामांकन, जो कोई व्यक्ति मतदाता है वो उम्मीदवार भी हो सकते हैं। तो अगर आप वोटर हैं तो आप, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वोटर हैं, आप चुनाव लड़ने के लिए भी अधिकारी हैं। फर्क सिर्फ यह है कि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। आप 18 वर्ष की आयु में वोट तो डाल सकते हैं, लेकिन आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी मिनिमम जो एज है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन उम्मीदवार बनने में भी कुछ रोक हैं, जैसे आप अपराधियों वगैरह पर रोक है, लेकिन यह पाबंदी भी बहुत ही कम मामलों पर लागू होती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। तो इसे आमतौर पर टिकट बोला जाता है, कि आपने किसी पार्टी से टिकट ले लिया है। तो जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपने उम्मीदवार जो होते हैं उनको खड़े करते हैं, और उन्हें अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी देते हैं। बेसिकली इसे बोलते हैं कि उन्हें टिकट दिया गया है। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है, और उन्हें कुछ रकम जमानत के रूप में भी जमा करनी पड़ती है। तो हर एक उम्मीदवार जो चुनाव लड़ना चाहता है उसे एक नामांकन पत्र भरना पड़ेगा, और कुछ रकम भी जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए खड़ा ना हो सके, जो सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स हैं वही खड़े हो सकें। हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली भी शुरू हुई है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों में सारे विवरण देने होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि सारे उम्मीदवार जो हैं एक घोषणा पत्र भरेंगे, उनमें क्या कुछ उन्हें अपने मामलों में सारे डिटेल्स, विवरण देने पड़ते हैं। जैसे उम्मीदवारों के खिलाफ कौन कौन से गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति क्या है, देनदारियों का ब्यौरा क्या है, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है। तो ये सारे उनको डिटेल्स अपने देने पड़ते हैं। उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो एक प्रश्न उठता है कि जब देश की सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता जरूरी है, तो विधायक या सांसद जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए चुनाव के लिए किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता की जरूरत क्यों नहीं होती है। आप जितने भी पोस्ट होते हैं उनके लिए शैक्षिक योग्यता की जरूरत होती है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको भी इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एमपी या एमएलए बनना है तो आपको कोई ऐसी स्पेसिफिक शैक्षिक योग्यता की जरूरत नहीं है। ऐसा प्रश्न भी उठते रहते हैं, ऐसा क्यों है, आइए देखते हैं। सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं होते हैं। विधायक या सांसद की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करें। वे यह काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर हर 5 साल रोज लेते हैं। तो विधायक का मेन काम क्या है? विधायक का मेन काम ये है, या जो सांसद है उसका मेन काम ये है कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे और वो उनका रिप्रेजेंटेशन करे। तो ये काम का इवैल्यूएशन कौन करेगा कि वो जो व्यक्ति खड़ा हो रहा है वो इस काम के लिए एलिजिबल है कि नहीं? इस काम का इवैल्यूएशन लोग करते हैं, उनको वोट करके। लोगों के ऊपर ये छोड़ दिया गया है कि वो समझे कि कि वो जिसको वोट कर रहे हैं वो उनको रिप्रेजेंटेशन करेगा कि नहीं। अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता हो भी, तो यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। कुल मिलाकर लोगों पर ये हमने काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है लोगों पर, कि वो अपना चयन स्वयं करें। अपनी चॉइस वो खुद देखें कि वो किसको चुनना चाहते हैं।
शैक्षिक योग्यता की शर्त लगाने से देश के अधिकांश लोग चुनाव लड़ने के अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो जाएंगे। ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन लेवल या कुछ भी ऐसा लगा देते हैं तो बहुत सारे लोग जो ग्रेजुएट्स नहीं हैं, और इंडिया में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट्स नहीं हैं, वो अपने इस संवैधानिक अधिकार से वंचित हो जाएंगे। तो ये भी एक रीज़न है शैक्षिक योग्यता ना लगाने का। चुनाव अभियान। चुनाव अभियान क्या होता है? हमारे देश में चुनाव से पहले उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनीतिक चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं, और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर आकर्षित करती हैं। तो यह सारी चीज़ें चुनाव अभियान का हिस्सा। चुनाव अभियान का मतलब है चुनाव से पहले लोगों को ये बताना कि वो क्यों आपको वोट करें। तो अपने पक्ष में लोगों को अपनी बातें बताना कि हमें इसलिए वोट करना चाहिए, हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं, हम किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, हम चुनाव जीतने के बाद आपके लिए क्या क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें का जो प्रोसेस होता है, जो चुनाव के पहले होता है, इसे कहते हैं चुनाव अभियान। जैसे इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 में लोकसभा चुनाव के लिए एक नारा ये था, गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ का नारा देने का पर्पस ये था कि इंदिरा गांधी बताना चाहती थी कि वो भारत से गरीबी को हटाना चाहती हैं। उनकी ये आइडियोलॉजी है। वो अगर भारत की जनता उन्हें चुनेगी तो वो इस पर्पस के लिए काम करेंगी। 1977 में लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया, लोकतंत्र बचाओ। चुनाव अभियान में सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले, इसके लिए कुछ नियम है। चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये काम नहीं कर सकती। तो सभी को समान अवसर मिले चुनाव अभियान में, सभी अपनी बात समान रूप से रख सकें, इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। जैसे क्या है? मतदाताओं को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना ऐसा नहीं करा जा सकता। उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता। चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख की विधानसभा चुनाव में 10 लाख से ज़्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते हैं। अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए तो चुनाव जीतने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित किया जा सकता है। चुनाव प्रचार की आचार संहिता। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आचार संहिता होती है। ये क्या होती है? इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही है। क्या है? कि चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वो सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही ताकि सभी को समान अवसर मिले, सभी जितने भी उम्मीदवार हैं, पार्टियां हैं, सभी समान रूप से चुनाव में अपना अभियान कर सकें और सभी के जीतने या हारने के अवसर समान हों। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद किसी मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधा देने वाले वादे नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी चांसेस को कम या बड़ा कर देता है। तो एक तरीके से चीज़ें फेयर नहीं रह जाती हैं। अब मतदान और मतगणना। तो मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र में जा सकता है, और यह अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल या किसी सरकारी इमारत में बना होता है। तो जब मतदाता मतदान केंद्र में जाता है तो वो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी उंगली में एक काला निशान लगा देते हैं और उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं। सभी उम्मीदवार के एजेंट को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाज़त होती है, जिससे वे देख सके कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहे हैं कि नहीं। तो इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? इलेक्शन प्रोसेस में यही होता है कि जैसे कोई आसपास स्कूल है या कोई सरकारी बिल्डिंग है, तो वहाँ पर आप वहाँ पर इलेक्शन सेंटर्स बना दिए जाते हैं, वोटिंग सेंटर्स बना दिए जाते हैं। वहाँ पर लोग जाकर वोट करते हैं। तो जब वोटर्स जाते हैं तो वहाँ पर जो चुनाव अधिकारी होता है उन्हें पहचानता है, और फिर ये पहचानता है कि जो वोटर लिस्ट में व्यक्ति है वही वोट देने आ रहा है कि नहीं। फिर उन्हें पहचानता है, फिर जब वो पहचान कर लेता है तो उनकी उंगली में एक काला निशान लगा दिया जाता है कि वो बार बार आकर वोट ना कर सके। उसका एक बार वोट हो चुका है, एक बार आ चुका है। फिर जब उसे उंगली में काला निशान लगा दिया जाता है फिर वो वोट डालता है। और इसके अलावा मतदान केंद्र जो होते हैं उनमें जो उम्मीदवार होते हैं, जो भी लोग खड़े होते हैं, उनके एजेंट्स भी वहाँ पर उपलब्ध होते हैं ताकि वो देख सके कि जो इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है, वोटिंग प्रोसेस हो रहा है, वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं।
अब मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होने लगा है। मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है उसके चुनाव चिन्ह के आगे बटन को एक बार दबा कर देना होता है। तो अभी जो आजकल हो रहा है ईवीएम हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तौर पर वोटिंग होती है। तो ईवीएम में क्या होता है, ईवीएम में आप चाहेंगे तो उस वोटिंग मशीन में आपके सामने चॉइसेस रहेंगी, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स जो लोग खड़े हैं उनका चुनाव चिन्ह रहेगा। तो आपको जिसको भी चुनना हो आप उसके चुनाव चिन्ह के आगे जो बटन होगी उसको आपको एक बार बस दबा देना होता है, आपका वोट उस पर चला जाएगा। मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील बंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। फिर एक तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गिनती की जाती है। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि जो वोटिंग प्रोसेस रहे, इलेक्शन प्रोसेस रहे, वो एक फेयर हो। ईवीएम मशीन्स जो होती हैं उनको सील बंद कर दिया जाता है और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है ताकि कोई टैंपरिंग ना हो सके। फिर एक निश्चित डेट पर एक चुनाव क्षेत्र पर सभी मशीनों को खोला जाता है एक साथ, फिर उसके बाद काउंटिंग होती है। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है। भारत में चुनाव हैं वो क्यों लोकतांत्रिक है? तो क्यों बोला जा सकता है कि भारत में चुनाव है वो लोकतांत्रिक है? पहली बात तो जो चुनाव आयोग है जो चुनाव कराता है वो स्वतंत्र है। वो कैसे है वो हम देखते हैं। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक बार नियुक्त हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त जो है, इलेक्शन कमिश्नर जो है, वो राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं हो सकता। वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकता है। वो सरकार या राष्ट्रपति के प्रति किसी भी तरीके से जवाबदेह नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है। वो ये अकाउंटेबिलिटी नहीं रखता है। सरकार उससे ये नहीं पूछ सकती है कि आप फला फला काम क्यों कर रहे हैं। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद ना हो तो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको हटा पाना लगभग असंभव है। तो सरकार को पसंद आ रहा हो ना आ रहा हो, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा नहीं सकते। वो अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सकता है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। जो चुनाव आयोग होता है वो चुनाव संहिता को लागू कराता है और जो भी लोग इसका उल्लंघन करते हैं उनको सजा दिलाता है। चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में ना होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। तो जो चुनाव ड्यूटी के दौरान जो भी अधिकारी होते हैं वो सरकार के नियंत्रण में नहीं होते हैं। वो निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमिश्नर जो कि खुद इंडिपेंडेंट है उसके नियंत्रण में होते हैं, उसके अधीन काम करते हैं। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्र या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ तो वहाँ पर फिर से मतदान का आदेश देते हैं। ये तक पावर है कि एक बार अगर इन्हें लग रहा है कि जो इलेक्शन हुआ है वो सही से नहीं हुआ है तो कहते हैं वहाँ पे इलेक्शन फिर से कराया जाए। अब चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़ों को बनाया गया है कि कितने लोग मतदान कर रहे हैं। पिछले 50 वर्षों में अगर देखा जाए तो यूरोप और उत्तर अमेरिका, यहाँ पर की जो लोकतांत्रिक देश हैं उनमें मतदान का प्रतिशत, वोटिंग जो परसेंटेज है वो कम हुआ है क्योंकि वोटिंग कोई कंपलसरी नहीं है। लोग चाहें तो वोट दें और अगर ना चाहें तो वोट ना दें। तो यही वोटिंग परसेंटेज क्या होता है कि कितने लोग जो एलिजिबल हैं वो लोग वोटिंग करने आए हैं और इसी से पता चलती है कि भागीदारी कितनी है। लेकिन भारत में ये है कि भारत में ये जो परसेंटेज है या तो स्थिर रहा है या ऊपर गया। इस तरीके से देखा जा सकता है कि भारत में जो पार्टिसिपेशन है, जो भागीदारी है वो लगभग या तो लगभग उतनी है या फिर बढ़ी है। भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। तो भारत में अमीर लोग और बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनकी तुलना में जो गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग हैं वो ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। तो इससे पता चलता है कि उन्हें अपनी वोट की वैल्यू ज़्यादा पता है। उन्हें लगता है कि जब वो वोटिंग करते हैं तो उसका कुछ मतलब है, उसका कुछ एक अर्थ है। जबकि पश्चिम या वेस्ट में लोकतंत्र के देशों में इससे उल्टी स्थिति है। अमेरिका में जो गरीब लोग हैं, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग हैं, वो अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफ़ी कम मतदान करते हैं। तो वहाँ पर जो सिचुएशन है वो उल्टी है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ क्या हैं? चुनौतियाँ, चैलेंजेस क्या हैं? कुछ मुद्दे जैसे ज़्यादा रुपए वाले, जो पैसे वाले उम्मीदवार होते हैं और जो पार्टियाँ होती हैं ऐसी, वो गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगे। ऐसा कहना तो मुश्किल है कि अगर उनके पास पैसे ज़्यादा है तो वो जीत ही जाएंगे, पर फिर भी
उनकी स्थिति जो होती है वो बाकी उम्मीदवारों की स्थिति से ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, वो अपना अपना चुनाव अभियान अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो हर तरीके से वो ज़्यादा बेहतर मालूम पड़ते हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में और चुनाव जीतने में सफल होते हैं। तो जो क्रिमिनल केसेस जिनके ऊपर, वो उम्मीदवार काफ़ी बार ऐसा होता है कि बड़ी पार्टियों के टिकट उनको मिल जाते हैं और फिर वो चुनाव जीतने में सफल होते हैं। अलग अलग पार्टियां में कुछ एक परिवारों का जोर है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। तो ये जो नेपोटिज्म का बात है कि कुछ परिवारों के लोग कुछ पार्टियों पर उनकी काफ़ी ज़्यादा पकड़ होती है, तो फिर वो अपने रिश्तेदारों को टिकट देते हैं और वो लोग ही चुनाव जीत जाते हैं। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, आपके पास विकल्प ही नहीं होते, सारे अगर क्रिमिनल्स खड़े तो आप किसको वोट देंगे? क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की जो नीतियां हैं और व्यवहार कमोबेश एक से होते हैं। आप पार्टियां जो हैं वो सेम ही टाइप की अपनी नीति बता रही हैं, तो आप किसको वोट करेंगे? आपके पास कोई प्रॉपर विकल्प नहीं बचता है वोट करने के लिए। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरीकों की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये हो गया। अब ये लास्ट में कुछ एमसीक्यूज भी होते हैं, बुक में आपको मिलेंगे, वही मैंने सॉल्व कराए। जैसे पहली बात, चुनाव क्यों होते हैं, इस बारे में कौन सा वाक्य ठीक नहीं है? पहली बात, चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि चुनाव करते हैं तो लोग सरकार के कामकाज कैसा होगा इसका फैसला आप डिसाइड कर सकते हैं। लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देता है, तो ये तो ठीक नहीं, क्योंकि न्यायपालिका यानी जुडिशरी के कामकाज का मूल्यांकन तो आप नहीं करते हैं चुनाव करके, तो यही गलत बात है। तीसरा वाला गलत है। चौथा क्या है, लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियाँ बना सकते हैं, ये भी ठीक है, क्योंकि आप पार्टियाँ, जो नीतियाँ आपको पसंद है आप उसी पार्टी को वोट करेंगे। दूसरा क्या है, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता है? पहला, भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, तो ज़्यादा वोटर्स होने से ये नहीं पता चल जाएगा कि चुनाव लोकतांत्रिक है कि नहीं। चाइना में भी बहुत ज़्यादा वोटर है, लेकिन वहाँ के चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते हैं। तो ये कोई कारण नहीं है ये बताने का कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है। बाकी तीन कारण हैं इससे पता चलता है कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं। जैसे भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली है, स्वतंत्र है, भारत में 18 वर्ष से अधिक का हर व्यक्ति मतदाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती हैं, ये भी एक तरीके से भारत के चुनाव को लोकतांत्रिक बनाता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो अब आपको क्या काम करना है, शेयर करना है। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दो, क्योंकि उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। काफ़ी फ़ायदेमंद, उनको उनके कॉन्सेप्ट जो होंगे वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद अगर आपको इस तरीके की वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं एनसीईआरटीज़ और इस तरीके के कोर्सेज और बनाता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं ज्वाइन बटन के थ्रू, ₹29 पर मंथ, विच इज़ ए वेरी वेरी लेस अमाउंट। तो अगर आप इतना हमें सपोर्ट करते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी बेहतर मोटिवेशन होता है। आप वन टाइम भी सपोर्ट कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू, SCPN@UPI, SCPN@Kotak। तो इस चीज़ को आप काफ़ी समझिए कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अगर आप चाहते हो वन टाइम यूपीआई सपोर्ट, ऐसा कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, आप कुछ भी अपने मन से करना चाहें वो कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है, तो आप ये ज़रूर करिए। और इसके अलावा एक पेड कोर्स चल रहा है जिसमें हम 6000 प्लस क्वेश्चन है जीएस का, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो 6000 प्लस क्वेश्चन जीएस मैथ रीजनिंग, इनके 6000 प्लस क्वेश्चंस, और जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको बहुत आगे ले जाने के लिए बहुत सफिशिएंट होता है। तो जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया है, अगर आप उनकी बात करेंगे तो उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। तो आप भी अब इससे चूकिए मत और ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो नेक्स्ट आने वाले हैं इससे पहले अगर आप ये कोर्सेस देख लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। विल मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय।